हेलो दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। डियर फ्रेंड्स, यह न्यू नेशनल पॉलिसी को यानी एजुकेशन पॉलिसी को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आइए हम समझते हैं इस पॉलिसी के बारे में और इस पॉलिसी ने क्या हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम में नया लाया है और ये हमारे भारत के दृष्टि से, हमारे एजुकेशन सिस्टम की दृष्टि से क्या महत्व रखता है। तो आइए हम आज इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें लाए गए हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये क्या मायने रखेगी। तो आइए इसको विस्तार से हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आजादी के बाद की जो घटनाएं, हम आजादी के पहले भी यानी एजुकेशन पे कमेटियां बनी, उन्होंने अपने सुझाव दिए, लेकिन हम आजादी के बाद की बात करेंगे। जैसे कि आजादी के बाद जब सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी के समय में उन्होंने पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी लागू की 1968 में, जो कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे आधारित थी। उन्होंने जो सुझाव दिए थे, जो रिकमेंडेशन दिए थे, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हमारी व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में जीडीपी का बहुत ही कम खर्च किया गया। इसकी वजह से आज जो भी स्थिति हमारे एजुकेशन सिस्टम की हमारे देश में हम देख रहे हैं, वो काफी ठीक नहीं दिखती। तो हम देखेंगे कि इस सुधार के बारे में आज हम समझेंगे कि आयोग कब कब आया, क्या आया। जैसे कि इंदिरा गांधी जी के समय में 1968 में कोठारी के रिकमेंडेशन पे जो आयोग बना, उसके बाद राजीव गांधी के समय में जो आयोग आया, जो 1986 में जो कमेटी बनी और उसने जो रिकमेंडेड सुझाव दिए, उसके आधार पे दूसरा आयोग जो बना था राजीव गांधी जी के समय में बना। उसके बाद 1992 में 1992 में जो आयोग बना, कुछ छुटपुट सुधार किए गए एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद अब 2020 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में यह सुधार होने जा रहा है, यानी मंजूरी मिल गई है, यानी इसे अब यह लागू होने के प्रोसेस में आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हम पूरे भारतवासियों के लिए एक खुशखबरी की घड़ी है। तो आइए हम इसको समझेंगे कि क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं। जैसे कि इसमें अभी ये मान्य कर लिया गया है कि जीडीपी का 6% इस पे खर्च किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर आज तक जो बिगड़ा हुआ था, यानी इसके चलते हमारे बहुत सारी जो चीजें हम एजुकेशन पे करना चाहते थे, वो अभी तक नहीं हो पाई है। उसे हम पूरा करने में अब सक्षम हो जाएंगे। अक्सर हमारा जीडीपी का जो था, जो 17-18 का अगर हम डाटा देखते हैं, तो 17-18 के डाटा के हिसाब से दोस्तों यह केवल 2.7% हमने जीडीपी पे खर्च किया है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हम अपने जीडीपी का कितना कम प्रतिशत अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च कर रहे थे अभी तक। लेकिन हम अपने सराउंडिंग अगर देशों कंट्री का देखते हैं, जैसे कि भूटान हो गया, भूटान अपने जीडीपी का 7%, दोस्तों ये बहुत बड़ा फिगर होता है, जीडीपी का 7% अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करता है। और भी जैसे जिम्बाब्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, और भी यूरोप की कंट्री है, जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्री है, यानी तमाम कंट्रियों का जो बजट होता है, जो जीडीपी के अकॉर्डिंग कम से कम 5%, 6% के ऊपर ही होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी अभी तक कि हमारे देश में हमने अपने जीडीपी का बहुत ही कम खर्चा अपने एजुकेशन सिस्टम पे किया है। तो हमें जो हमारी देश की जो नींव है, बेसिकली एजुकेशन होना चाहिए। जो फाउंडेशन ही हमारा अगर कमजोर रहेगा, तो हम आने वाले समय में और देशों के तुलना में कमजोर ही रहेंगे। तो ये अच्छी एक बात हुई है अभी हमारे लिए कि जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम में खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट अभी इसको हम देखते हैं कि जो
2016 में कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उसके बाद 2017 में इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी और उसके बाद जो अभी का जो निर्णय लिया गया है, इसको जो मंजूरी दे दी गई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि पहले हमारे इस डिपार्टमेंट मीन्स मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम बदल के अभी उसका नाम ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। दोस्तों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में यानी 1028 विश्वविद्यालय हैं और 45,000 कॉलेजेस। 45,000 ये बहुत बड़ा फिगर होता है। 45,000 कॉलेजेस है, 14 लाख स्कूल है और साथ ही साथ 33 करोड़ स्टूडेंट, यानी समझ सकते हैं कि आप यूरोप के कुछ ऐसे देश को मिला दो, फिर उसकी जितनी पॉपुलेशन बनती है, यानी 33 करोड़ जो पॉपुलेशन है, जितनी संख्या है, वो तो सिर्फ हमारे स्कूलों में पढ़ती है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर था हमारे लिए, जो इसमें रिफॉर्म करके अभी जो बजट एलोकेट किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो आइए समझते हैं इस नीति क्या है, 2020 की शिक्षा नीति क्या है, इसको हम आइए समझते हैं। तो इसमें स्कूली शिक्षा में स्पेशली जो बदलाव किया गया 5+3+4 ये नई व्यवस्था है, इसको आइए हम समझते हैं। जैसे कि स्कूली व्यवस्था, पहले इसमें फाउंडेशन, जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन स्टेज होती है, इसमें आंगनवाड़ी में 3 साल और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा मिला के यह 5 साल का ड्यूरेशन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यह इसमें शिक्षा किस तरह की दी जाएगी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें शिक्षा जो दी जाएगी, एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी करके बच्चों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, यानी उनको उनका इंटरेस्ट बने एजुकेशन में, जैसे कि पढ़ाई में वो इंटरेस्ट ले और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करे, यानी समझे, सीखे। तो अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में जब हम आएंगे, जैसे जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, इस कक्षा में जैसे 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया है और इन बच्चों को प्रयोगात्मक, यानी जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग के माध्यम से, जैसे लेबोरेटरी में और भी कहीं, जैसे निसर्ग के सानिध्य में, जहां भी पॉसिबल हो वहां प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे कि साइंस के जो विषय है, गणित के विषय है, कला के विषय है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में प्रयोग के माध्यम से उनको समझाया जाए, सिखाया जाएगा, ताकि बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा के प्रति डिवोटेड हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और आगे वाले जनरेशन में हमारे जैसे नए नए जो संशोधन हो रहे हैं, उसके तरह हमारे बच्चों का, हमारे स्कूली बच्चों का रुझान बढ़े, ताकि आने वाले समय में हमारे देश से बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोग अच्छा से अच्छा जो स्किल है हमारे यहाँ, स्किल्ड वर्कर की एक हम प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम अभी से एक बहुत अच्छा बदलाव इसमें हम समझ सकते हैं। थर्ड इसमें आता है मिडिल स्टेज, जो होता है कक्षा 6 से 8 तक का। इसमें दोस्तों यह बात होगी कि इसमें विषय आधारित शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि इसके पहले जो होता था 1ली से 10वीं तक, लेकिन वही शिक्षा जैसे विषय आधारित शिक्षा होती थी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि कक्षा 6 से इसमें जो कौशल विकास कोर्स, यानी विकसित पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ एक कौशल विकास, यानी बच्चों में एक कौशल की, उसमें एक हुनर क्रिएट हो, निर्माण हो, इस वजह से कक्षा 6 से ही उसकी व्यवस्था कर दी गई है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हम बोल सकते हैं, ताकि हमारे देश में जो आज बेरोजगारी काफी तादाद में देखने को मिलती है, वो आने वाले समय में अगर ऐसी शिक्षा हमें मिलती जाए तो बहुत हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है सेकेंडरी स्टेज होती है, जो फाइनल इसकी स्टेज है। जैसे कि इसमें कक्षा 9 से 12 तक रखा गया है, कक्षा 9 से 12 तक को रखा गया है
और इसमें एक विषय को गहन अध्ययन के माध्यम से इसको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ है, यह बदलाव जो है, जो पहले क्या होता था कि 11वीं कक्षा में हमें सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता था, लेकिन अब क्या होगा कि 9वीं में ही यह मौका हमें मिल जाएगा। 9वीं से ही यह मौका हमको मिलेगा कि हम किस विषय में हम अच्छा कर सकते हैं, किस विषय को हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस विषय को लेने का चांस जो हमें मिलेगा वो 9वीं कक्षा से ही मिल जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो बात होती है कि 2030 तक, डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी भी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी उसमें पूर्णतः 100% एडमिशन यानी उसका संख्या नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण है, इसमें गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, तमाम और भी बहुत सारे समस्या है। लेकिन 2030 तक हमने ये टारगेट रखा है, हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारे स्कूलों में बच्चों का नामांकन 100% होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी जो शिक्षा स्तर है इसको हम 100% करने की सोच रहे हैं। स्कूली शिक्षा को 5 साल में रिवॉल्व किया जाएगा, उसकी समीक्षा 5 साल में की जाएगी। जैसे हमारी शिक्षा स्तर को अभी हम देखते हैं कि कई राज्यों में शिक्षा का स्तर काफी नीचे गिरा हुआ है, तो उसमें एक ही कारण है कि शिक्षा की समीक्षा टाइम टू टाइम नहीं की जाती है। जब शिक्षा की समीक्षा होगी, उसमें गुणवत्ता में सुधार आएगा, तो एक किसके माध्यम से आएगा कि उसमें जब हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसमें क्या खामियां है, क्या अच्छाइयां है, जब तक हम इसको नहीं जांचेंगे तब तक शिक्षा में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि 5 साल में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव हमें लगता है। अब दूसरी बात और एक इसमें इंपॉर्टेंट लगती है कि अभी जो हमारे पिछड़े वर्ग, जो मिड डे मील को दिया जाता था, बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता था, उसमें अब एक नई व्यवस्था जोड़ दी गई है कि बच्चों को, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जैसे कि आदिवासी है और बहुत सारे जो हमारा पिछड़ा गरीब समाज है, उन जो बच्चे हैं उनको नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे पौष्टिक आहार उनको मिल सके और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपना शिक्षा में एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको उनमें इंटरेस्ट लेके शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो सके। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। डियर फ्रेंड्स, और एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है कि 2022 तक पैरा टीचर यानी जो एडहॉक पे जो टीचर रखे जाते थे, इनको खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे कि हम और रेगुलर बेस पे टीचर भर्ती की जाएगी। तो यह बहुत अच्छी बात है। अभी तक बहुत ऐसी समस्या हमारे सामने हमें देखने को मिलती है कि काफी टीचर जो है, जो एडहॉक बेस पे यानी पैरा टीचर के रूप में काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसी जगह सरकारी टीचरों की सैलरी कुछ और होती है और जो एडहॉक पे होते हैं उनकी सैलरी कुछ और होती है। तो ये जो भेद होगा, तो इसके 2022 तक इसको खत्म किया जाएगा और इसके बाद जो होगी टीचरों की एक रेगुलर बेस पे भर्ती की जाएगी। तो यह बहुत अच्छी बात कह सकते हैं हम। ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना बढ़ावा मिल सके उतना इसको दिया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे हमने समझा कि कोरोना महामारी में जैसे कि ऑनलाइन के तरफ हमारी एजुकेशन व्यवस्था कैसे बढ़ी है और इसके क्या फायदे भी हैं, तो ये हमें इस टाइम में हमें समझ में आ गया है। तो हम ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की ओर हमारा ज्यादा रुझान रहेगा। ये सारी तमाम तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमारी नई शिक्षा व्यवस्था में लागू होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा व्यवस्था, जैसे स्कूली बच्चों को जैसे बोर्ड के आधार पे जिनको नंबर दिए जाते थे, तो मेरिट जो बनता था उनके नंबर, जो थ्योरेटिकल जो पेपर लिखते थे उसके आधार पे नंबर दिया जाता था और उसी की वैल्यू होती है, उसी में समाज में उसकी जो एक अलग तरीके से देखा जाता था। लेकिन आने वाली एक नई व्यवस्था में बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है, जैसे कि उनका जो कॉन्सेप्ट बेस कितना है, चीजों को कितना समझते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, इस बेस पे उसका इवेल्युएट किया जाएगा, उसको
गुण दिए जाएंगे, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो यह बहुत अच्छा सुधार है, क्योंकि आने वाले जो अभी तक हम देखते हैं कि किसी परसेंटेज के चलते किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, हालांकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे गुण थे, लेकिन क्या एक नंबर या परसेंटेज में कुछ कम रह गया, इसके वजह से बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने पेपर में डे टू डे हमें देखने को मिलता था। लेकिन इस समस्या की निजात के लिए भी और एक बहुत अच्छी बात है, जो हर पर्सन में कुछ अलग क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी को एक निखारना, ये टीचरों का एक व्यवस्था का भाग होता है। लेकिन अभी तक नहीं था, उसको इसमें शामिल किया गया है, ताकि हमारा कंसेप्ट और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है उस बेस पे उसका इवेल्युएट किया जाएगा, उसको गुण दिए जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और हायर एजुकेशन में भी अच्छा, हम जैसे कि बाहर के जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, इनके कैंपस हमारे देश में खोलने के लिए इनको अनुमति दी गई है। तो ये भी हम हायर एजुकेशन के बारे में भी काफी आगे बढ़ेंगे, रिसर्च के बारे में काफी आगे बढ़ेंगे। तो ये आने वाली ये नई व्यवस्था है, जब लागू होगी तो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आएगी। आई होप कि यह व्यवस्था को हमारे पूरे देशवासी पूरे स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, और इस व्यवस्था के तहत एक नया कौशल, एक नई तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने, हमारे देशवासियों के सामने आएगी, और हमारे देश का एक डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा न्यूज नई शिक्षा नीति पर आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप यदि नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच सके। तो हम यही विराम लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।